मैं हूं मणिकांत और आप देख रहे हैं दर्शन न्यूज। दर्शन न्यूज लगातार सिवान जिले के गोरियाकोठी, बसंतपुर और भगवानपुर क्षेत्रों में जाके बाढ़ ग्रस्त इलाकों की सीधी तस्वीर आपको दिखाने का प्रयास कर रहा है। इसी कड़ी में आज दर्शन न्यूज की टीम पहुंची है बसंतपुर के बरवा कला गाँव में और आप कैमरे के माध्यम से देख सकते हैं जो पीछे की तस्वीर है, ये मेन सड़क जा रही है गाँव में। सड़क तो डूब ही चुका है और गाँव की स्थिति आप देख रहे हैं कि जितने घर हैं सब पानी में डूबे हुए हैं। 15 दिनों से गांव की ये स्थिति बरकरार है। लोग घर छोड़कर तो नहीं गए, घरों में है, क्योंकि घर छोड़ कर जाएंगे कहाँ। कुछ लोग हैं जो यहाँ नहर के किनारे अपना आसरा जमाए हुए हैं। लोग काफ़ी परेशान हैं और यहाँ सरकार और प्रशासन और जो जनप्रतिनिधि है उनको लेकर यहाँ के लोगों में काफ़ी आक्रोश है। हम कई दिन से देखते आ रहे हैं, लोगों का साफ तौर पर ये कहना है कि प्रशासन और स्थानीय जनप्रतिनिधि जो हैं वे कुछ नहीं कर रहे हैं। लोग काफ़ी परेशान हैं। हालांकि कुछ समाजसेवी संगठन हैं जो लगातार इन लोगों के पास आकर राशन सामग्री का वितरण कर रहे हैं। वहीं कुछ समाजसेवी हैं या कहें कि किसी पार्टी के नेता हैं या भाजपा के हों, राजद के हों, हर पार्टी के जो भावी प्रत्याशी हैं, कार्यकर्ता हैं, वो कहीं ना कहीं आकर इन लोगों की मदद कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज आपको हम मिलवाने जा रहे हैं भाजपा के कद्दावर नेता और लगातार बाढ़ पीड़ितों की सेवा में लगे हैं। जब से बाढ़ आया है लगातार क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं और लोगों के बीच जाकर उन्हें राहत सामग्री का वितरण भी कर रहे हैं। ऐसे शख्स से मिलवाते हैं जिनका नाम है देवेश कांत सिंह। उनसे आपकी सीधी हम बात कराएंगे और उनसे जानेंगे कि बाढ़ की विभीषिका में उनकी पार्टी और सरकार की क्या अहम भूमिका रही है। को सीधे मिलवाते हैं देवेश कांत सिंह जी से जो अभी पहुँचे हैं बरवा कला गाँव में और यहाँ जो बाढ़ पीड़ित है, जो बांध बना के अपना शरण लिए हुए हैं, उनके बीच में राहत सामग्री का वितरण कर रहे हैं। चूरा मीठा है और जो रोजमर्रा के सामान है वो उनके बीच वितरण कर रहे हैं। प्रतिदिन इनकी टीम और ये खुद जाकर बाढ़ग्रस्त इलाकों में जाकर लोगों को सेवा दे रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं। अभी आप देख रहे हैं तस्वीरों में साफ तौर पर देवेश कांत जी हैं और जो बाढ़ पीड़ित हैं, जो बाढ़ पर शरण लिए हुए हैं, उनके बीच चूड़ा मीठा और बिस्किट का वितरण कर रहे हैं। जो रोजमर्रा के सामान है उसको लेकर ये काफ़ी प्रयासरत है और इनकी टीम जो है लगातार बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा कर रही है, लोगों के बीच जा रहे हैं और उन्हें राहत सामग्री दे रहे हैं। सीधे बात करते हैं कि ये अभी जो बाढ़ग्रस्त इलाके हैं उनमें किस तरह से इनकी सेवा चल रही है और कैसे लोगों के बीच जा रहे हैं। देवेश कांत जी, देवेश कांत जी, आपका हमारे चैनल दर्शन में स्वागत है। जी नमस्कार। आप लोग भी इस दुख की घड़ी में आप इस क्षेत्र का भ्रमण करने आ गए तो हमारी मुलाकात हो गई और सबसे बड़ा इसका लाभ यह होगा कि हमारी बात प्रशासन तक भी पहुंच सकेगी। हम तो लगातार लगे हैं, प्रशासन भी लगा है, लेकिन आपके माध्यम से हम जहां पहुंचना चाहते हैं उसमें आगे तक हमारी पहुंच हो सकेगी। इसके लिए आपको आने के लिए और इन लोगों के बीच में घूमने के लिए मैं आप लोगों का पहले धन्यवाद करता हूँ। बसंतपुर की धरती पर और बरवा कला गाँव में गोरियाकोठी विधानसभा में आपका स्वागत करता हूँ। देवेश कांत जी, हम आते हैं, बात करते चलते आगे। देवेश कांत जी, जिस तरह से लगातार आपकी टीम और आपके द्वारा बाढ़ पीड़ितों की सेवा की जा रही है, लगातार 10 दिनों से ज़्यादा हो गए बाढ़ आए हुए, इसमें आपकी सरकार और आपके पार्टी के द्वारा जो काम किए जा रहे हैं, किस तरह का काम चल रहा है? देखिए, पार्टी के स्तर पर हम लोग हर मंडलों में, हर पंचायतों तक पहुँच रहे हैं। अभी आपने देखा यह प्रयास टीम देवेश की तरफ से है, साथ में इसमें मुख्य रूप से हमारे साथ खड़े थे हमारे यहाँ के मंडल अध्यक्ष रंजीत प्रसाद जी, जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के बसंतपुर मंडल के अध्यक्ष हैं। तो पार्टी पूरे स्तर पर लगी है, पूरा एनडीए लगा है, पूरा शासन लगा है। शासन की ही वजह से आज बसंतपुर के 9 से 10 जगहों पर सामुदायिक रसोई घर भी चल रहा है। लकड़ी नवीगंज में 22 जगहों पर सामुदायिक रसोई घर चल रहा है और गोरियाकोठी प्रखंड में 11 जगहों पर चल रहा है। और जैसे जैसे इसका विस्तार हुआ वैसे वैसे इस सामुदायिक रसोई घर की संख्या बढ़ी है। कुछ जगह बंद भी हुआ है, क्योंकि जब वहाँ पानी का जो ठहराव था वह समाप्त हो गया है, सड़कें चालू हो गई हैं, लोग अपने परिवार के साथ शांतिपूर्वक अब रह रहे हैं। जैसे हेतिमपुर पंचायत वगैरह में थोड़ा पानी का दबाव कम हुआ है, लेकिन उधर दबाव कम होने के साथ दक्षिण क्षेत्र में हमारे यहाँ दबाव बढ़ा है। और दबाव बढ़ा है तो सरकार का प्रयास है कि हम घर घर तक, जहाँ भी जिसको जिस तरह की तकलीफ हो, फिर भी कुछ ऐसा अंश है जो कहीं छूट जाता है, तो वैसे क्षेत्रों में हम व्यक्तिगत रूप से, हमारी पार्टी के कार्यकर्ता टीम देवेश की तरफ से, हमारे तरफ से, मैं व्यक्तिगत रूप भी, क्योंकि क्षेत्र में घूमना ही हमारा, ऐसे भी लोगों के बीच रहना काम है। तो इस कोरोना काल की विपत्ति के बावजूद अपने आप को सुरक्षित रखते हुए लोगों को दूरी बनाकर रखने के लिए हम लोग इस काम में लगे हैं और आशा करते हैं कि इस विपत्ति से हम बाहर आएंगे और कोरोना काल के इस विपत्ति के बाद बाढ़ की विपत्ति से हम जल्दी से जल्दी बाहर आए, यही कामना करते हैं हम भगवान महादेव से। देवेश जी, हमने देखा है चूँकि टीम, हमारी दर्शन टीम लगातार बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा कर रही है,
ऐसे में कई ऐसे गांव हैं जहां ना कोई टीम पहुंची है, ना जनप्रतिनिधि पहुंचे, ना प्रशासन पहुंचे, वहां के लोग काफ़ी नाराज हैं। आपकी बात सही है, यह एक अचानक आई आपदा इसी को कहते हैं। अब हमारे यहाँ 42 पंचायत है, जिसमें लगभग 29 पंचायत जल प्रलय के बीच है। 29 पंचायतों में करीब करीब 150 गांव हैं और हम लोगों का प्रयास 25 तारीख से चल रहा है, लगातार 25 से हम लगे हैं। लेकिन 25 तारीख से आज 27 तारीख, अगर हम 2 दिनों में भी एक दिन में 1-2 टोला गांव तक जाते भी हैं तो हम बहुत जगह पर स्थानों पर नहीं पहुंच पाते हैं। तो यह प्रयास हम जारी रख रहे हैं और बाढ़ के बीच ही नहीं, बाढ़ समाप्त होने के बाद भी वैसे लोगों को मदद करना है जिनकी आजीविका छिन गई है। आज जल इतना है कि खेत में अनाज नहीं है, जानवरों के लिए भोजन की कोई व्यवस्था नहीं है, न भूसा है, न हरियाली है। लेकिन आज स्थिति यह है कि उसके बावजूद लोग संघर्ष कर रहे हैं और हम प्रयास कर रहे हैं कि हम हर घर हर द्वार तक पहुंच पाएं। यह हमारा आपको प्रयास। ये नहीं लगता कि जिस तरह से लगातार 15 सालों से आपकी सरकार है, बीच में 2-2.5 साल नहीं रही सरकार, लेकिन लगातार आप सत्ता में है, तो क्या जो बांध टूटा या बांध की मरम्मत का काम है, जो बाढ़ की स्थिति है, इसके पूर्व में सरकार को देखना चाहिए था, उसको ठीक करना चाहिए था? देखिए, सरकार ने ध्यान दिया था। 17 में एक जगह बांध टूटा था और 2001 में उसके पहले बांध। देखिए, 16 साल के बीच में सरकार ने बांध को बचा के रखा। लेकिन इस समय जो हमारा चीन के साथ संबंध बिगड़ा और चीन एक डैम बना रहा है नेपाल में, उस डैम के माध्यम से उसने पानी का एकत्रीकरण किया और अचानक, आज तक के रिकॉर्ड में नहीं है कि 5 लाख क्यूसिक से ऊपर कभी नेपाल ने पानी छोड़ा हो। लेकिन चीन के दबाव में आकर नेपाल में एक नई राजनीति चल रही है, भारत के विरोध की राजनीति का प्रयास वहाँ चीन के पैसे के दम पर कराया जा रहा है। तो उसके चलते जो अचानक 5 लाख से ऊपर, चूँकि हमारा एक स्रोत है और एक हर चीज़ की सीमा होती है, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख तक छोड़ने से हमारा शासन इसके लिए तैयार था। लेकिन अचानक चीन के दबाव में उस डैम के एकत्रित पानी को छोड़ के देने के दबाव से यह बांध टूटा है। सरकार ने आज तक इतना मजबूती से व्यवस्था कर लिया था कि 2001 तारीख के बाद से 16 बरस के बाद 17 में थोड़े से हिस्से में बाढ़ आया था और अभी भी जो बाढ़ आया वह अचानक इसलिए आया क्योंकि नेपाल ने हमारे साथ गद्दारी कर। यानी आप मानते हैं कि चीन के द्वारा ही किया गया? चीन और नेपाल प्रायोजित है, उनके द्वारा ही किया? एकदम हमारी सरकार इसके लिए तैयार थी, लेकिन इस स्तर पर पानी छोड़ दिया जाएगा इसकी उम्मीद है। लोग ये कहते हैं कि जो स्थानीय विधायक है सतदेव सिंह जी, वो इस पूरे आपदा काल में कहीं दिखाई नहीं दे रहा। देखिए, उनका राजनीति का तो ढंग ही अजूबा है। वह गाली को और राजनीति का सबसे बड़ा अधिकार मानते हैं। कल भी देखिए, पूरे जिले में जिला स्तर पर इसके लिए मंत्री आए थे। जिला परिषद में एक बैठक हुई थी जिसमें बैठक विशेष रूप के लिए बाढ़ में थी, लेकिन वह अपने राजनीतिक समीकरण की गोटियां खेलने के चक्कर में लकड़ी नवीगंज में जब जय श्री राम के नारा में जो कुछ लड़कों के ऊपर पत्थरबाजी एक मोर्चा के द्वारा किया गया अल्पसंख्यकों के द्वारा, तो उस मैटर में वह अल्पसंख्यकों की तरफ से खड़े होने के लिए उस पूरी बैठक को छोड़कर वह लकड़ी नवीगंज में बैठे थे। तो यह सही है कि हमारे क्षेत्र के विधायक को इससे कोई मतलब नहीं है कि क्षेत्र में क्या हो रहा है। वह तो यह सरकार ऐसी मजबूत है और हम लोग लगातार अपने स्तर पर लगे हुए हैं कि आज क्षेत्र में जनता को कुछ मिल पा रहा है। देवेश जी, कुछ दिन पहले हमारी टीम ने जब उनका इंटरव्यू लिया था तो उन्होंने कहा था कि गोरियाकोटी विधानसभा क्षेत्र में 300 करोड़ रुपए काम कराए उन्होंने। देखिए, आप तो पत्रकार हैं, इस जुमले को आप समझ सकते हैं। वह एम्स को दुधड़ा में ले आ रहे थे, दुधड़ा के चंवर में। और दिक्कत यह है कि हमारे विधायक जी को भूगोल का ज्ञान नहीं रह गया है। 300 करोड़ रुपया खर्च होता है तो उसके लिए स्थल की आवश्यकता होती है, सड़क की आवश्यकता होती है। उन्होंने कितनी सड़कों का निर्माण कर दिया, वो एक सूची तो जारी कर दे, उसके सबके बजट होंगे, कहाँ क्या काम किया है। उनकी विधायकी का मतलब है शुद्ध रूप से कमीशनखोरी और ठेकेदारों से रंगदारी वसूली। उनकी राजनीति का एकमात्र मुद्दा है, क्योंकि अब उनकी राजनीति समाप्त है। वह किसी गठबंधन संगठन और किसी भी स्तर पर चुनाव लड़ने आएंगे, उनकी जमानत जब्त होने की स्थिति है। वह क्षेत्र में जाने योग्य नहीं है, इसलिए वह क्षेत्र से भागे फिरते हैं। गाड़ी में घूमते जरूर हैं, लेकिन शीशा नहीं उतरता है। लोगों के बीच में विरोध है और क्षेत्र छोड़ने की स्थिति है। उनसे हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि गोरियाकोठी विधानसभा क्षेत्र में जितनी भी सड़कें हैं सबको हमने दुरुस्त कर दिया, स्कूल को दुरुस्त कर दिया, बिजली की व्यवस्था दुरुस्त की। ऐसा है कि इसकी सूची बिजली की व्यवस्था तो नरेंद्र मोदी और
की घोषणा थी उसके अनुसार हो रहा है, पूरे देश में हो रहा है। और हमने क्या काम किया है, केंद्र सरकार की सरकार ने यह तय कर लिया था कि हमको इतना काम करना है, हम इतने घंटे बिजली देंगे तब हम आपसे। और नीतीश कुमार की सरकार ने भी तय किया था कि हम सड़क और बिजली देंगे तब तो हम आपसे वोट मांगने आएंगे। तो आज हमारे देखिए आप पीछे खड़े हैं, यह दलित बस्ती है, आपके पीछे पोल पर बत्ती जल रही है। तो ठीक है, अभी बाढ़ से थोड़ा बिजली का अभाव हो गया है, लेकिन बिजली और सड़क यह दो मुद्दा था। और आज के दिन में स्वास्थ्य और शिक्षा तीसरा चौथा मुद्दा के रूप में हम लोगों के में आगे के रूप में है, क्योंकि आज कोरोना की विपत्ति में स्वास्थ्य सबसे बड़ी आवश्यकता है। सड़क टूटी होगी तो चल जाएगा, लेकिन बीमारी अगर हो जाएगी तो उससे बचने की व्यवस्था होनी जरूरी है। और उनका यह कहना कि 300 करोड़ वह सरासर झूठ है, वह झूठ बोलने की फैक्ट्री के रूप में काम कर रहे हैं। दिनेश जी, पिछले बार आप प्रत्याशी थे, कहाँ चूक हो गई थी, क्या लगता है? देखिए, कोई चूक नहीं हुई थी। मुझे जनता ने 63,000 से ऊपर वोट दिया था। मैं पहली बार प्रत्याशी था और एक ऐसे प्रत्याशी से लड़ रहा था जो लगातार 25 वर्षों से इस क्षेत्र में लड़ रहा था। मेरे पिताजी 4.5 वर्ष इस क्षेत्र में विधायक रहे और उन्होंने इस क्षेत्र के अनेकों पंचायत में काली सड़क कैसी होती है यह दिखाने का प्रयास किया। और इसका प्रतिफल का कि उनके आशीर्वाद और मेरे काम, संगठन के सहयोग और लगातार जनसंपर्क से मैं मात्र 7,500 वोट से हारा था। और यह लाभ उनको इसलिए मिल गया था कि हमारा अपना गठबंधन थोड़े दिनों के लिए, बीच में कुछ दिनों के लिए टूट गया था, जिसका लाभ उनको मिल गया गलती से। आज वह गठबंधन हमारे साथ मजबूत है और मैं 7,500 से हारा था, तो मैं यह कह रहा हूँ कि 7,500 वोट में उनको समेट कर रख दूंगा। दावे के साथ? एकदम दावा ही नहीं, तंदुरुस्त और गारंटेड दावा है। अगर इस बार पार्टी आपको अपना कैंडिडेट बनाती है, चुनाव जीतते हैं, तो प्राथमिकताएं क्या होंगी? देखिए, मैंने कहा सामाजिक आवश्यकताएं हैं और उसमें गोरिया कोठी शिक्षा के लिए जाना रहा और स्वास्थ्य के लिए, चूंकि इस गोरिया कोठी क्षेत्र ने शिक्षा के बल पर स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ने का काम। गोपालगंज जाइए, सिवान जाइए, पटना जाइए, छपरा जाइए, आपको इस क्षेत्र के डॉक्टरों की संख्या मिलेगी। तो शिक्षा बढ़नी चाहिए, शिक्षा की व्यवस्था में जो थोड़ी बड़ी कमी है उसको पूर्ण होना चाहिए। और उसके बाद स्वास्थ्य, चूँकि आज कोरोना की विपत्ति के चलते स्वास्थ्य बड़ा विकराल रूप खराब कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में स्वास्थ्य को जो हम पीएचसी तक पहुंच चुके हैं उसके आगे भी बढ़ने का हमारा प्रयास हुआ कि हम पंचायतों तक भी स्वास्थ्य सुविधा को मजबूत कर सकें। सड़क और बिजली ऐसी आवश्यकता है जो रोज की आवश्यकता है, तो उसको भी हमने तो पूर्ण कर दिया है, लेकिन अभी भी जहाँ जहाँ सुधार, पुराने तारों को बदलना, पुरानी सड़कें जो हमारे पिताजी के समय बनी थी उनका रिपेयरिंग, मेंटेनेंस कराना, यही 4 मुद्दे हैं: शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और बिजली। और उसके बाद सुरक्षा सबकी आवश्यकता है। बाढ़ को लेकर क्या करें? देखिए, बाढ़ तो कहे कि यह प्राकृतिक आपदा है। 2001 में गोरिया कोठी में बाढ़ आया था, उसके बाद 2017 में, तो 16 वर्ष तक हमने बोला ठीक है, एक व्यवस्था है जिसमें कहीं गड़ी हुई हो या चूहे के छेद करने से हो या इंजीनियर की कमी से हो या कहीं कोई प्लानिंग में गड़बड़ी से हो, जिस भी कारण से वो आपदा हमारे सर आ गई। और यह सरकार का प्रयास होगा कि 2020 के बाद फिर दोबारा बाढ़ क्षेत्र में नहीं आए। इसके लिए सरकार से, चूँकि हमारा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त रहा नहीं, यह नए 2-3 बार बाढ़ आ गया, तो हम लोगों ने लगातार सरकार पर दबाव बनाने का काम किया है। और आगे यह प्रयास हुआ कि एक ऐसा बांध भी बने जो हमारे क्षेत्र को बचाने का प्रयास करे। दिनेश जी, हर पार्टी में, हर विधानसभा में कई प्रत्याशी हैं। आपके विधानसभा में, आपके क्षेत्र, आपके पार्टी से बहुत सारे प्रत्याशी हैं, तो उन सारे प्रत्याशियों में आप कहाँ पाते हैं अपने आप? देखिए, मैं तो एक लाइन जानता हूँ, पार्टी हमारी इस महापर्व में, लोकतंत्र में सबको चुनाव लड़ना है और पार्टी में हर व्यक्ति कार्यकर्ता है। हम कार्यकर्ता के रूप में अपने आप को लेकर चलते हैं और मैं तो यह कहता हूँ कि अगर हमारे यहाँ 5-7 कार्यकर्ता के रूप में लोगों के बीच काम करने वाले लोग हैं, उसमें से अगर पार्टी किसी को बनाती है तो हम सब एक साथ मिलकर, लेकिन यह 5-7 कार्यकर्ता काम अगर करेंगे तो विधानसभा का लाभ होगा और चुनाव हम 5-7 मिलके ही लड़ेंगे। यह बात आप सुनिश्चित कर लीजिए, उम्मीदवार चाहे कोई हो, मैं हूँ या हमारे पार्टी का कोई कार्यकर्ता, सारे लोग मिलकर एकदम मिल के लड़ेंगे। मैं आपको अपना शपथ और अपना कसम खा के बोलता हूँ, उम्मीदवार कोई हो, पार्टी के उम्मीदवार को जिता के पटना भेजना और अपनी सरकार बनाना, यह हमारी प्राथमिक मुद्दा है। हम भाजपा से हैं, भाजपा हमसे नहीं है, मैं इसमें विश्वास करता हूँ। भाजपा रहेगी, भाजपा बनी रहेगी, तभी हम हैं।
लेकिन सिवान में आजकल एनडीए में बड़ा तकरार चल रहा है। देखिए, जब परिवार बड़ा होता है, जहाँ बर्तन ज़्यादा रखे जाते हैं, तो थोड़ी बहुत टकराहट आपको सुनाई देती है। लेकिन वह समय आते आपने देखा ओम प्रकाश जी का जब सीट हम लोगों के कॉम्बिनेशन में एनडीए में चला गया था जदयू में, तो एक थोड़ा सा विरोध हुआ, थोड़ा हल्ला गुल्ला हुआ। लेकिन आज हम लोग सब लोग एक ही जगह मिलकर लड़े और कविता सिंह को हमने जीत दिलाई। और जीती नहीं, आज ओम प्रकाश जी हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, उनके पुत्र जिला के युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं। तो पार्टी है, बड़ी पार्टी है, इसमें थोड़ा बहुत जब ज़्यादा बर्तन कहीं रखे हैं तो थोड़ा ठनठन होता है, और वही है, और कुछ खास विषय नहीं है। इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। चुनाव को पहले सल्टा लिया जाएगा। ये चुनाव के पहले क्या सल्टा हुआ है, ये सब देखिए बैठ के में बात के होने में आप लोग उकसा के बात निकाल के माहिर पत्रकारों की वजह से थोड़ा बहुत होते रहता है हंसी ठिठोली में। ऐसा कुछ नहीं है, हम सब एक हैं और एक रहेंगे। यह आप निश्चित करके गोरियाकोठी से जाइए, जनता से कहेंगे सब मिलजुल के इस संघर्ष में जिस तरह से हमारे पीछे खड़े हैं, हम उनके पीछे खड़े हैं। जो उनकी दिक्कतें होंगी वो हमें बताएंगे, हम उसका निदान करेंगे। जनता की आवश्यकताओं के निदान के बिना आप राजनीति में रह नहीं सकते हैं। और हम तो वैसी पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो कार्यकर्ता के रूप में काम करने में लगे हैं। अभी भी आप आए हैं, आप तो यहाँ से शायद लौट जाएं, हम लोग इस जल प्रलित क्षेत्र के अंदर जाएंगे और अंदर तक जाके वहाँ उनकी समस्याओं को वीडियो या लाइव के माध्यम से अपने वहाँ के अंचलाधिकारी या आपदा के पदाधिकारियों को दिखाएंगे कि आप आइए, आप भी आके जो है वो उस स्थल को एक बार देखिए। लेकिन यहाँ के कुछ लोगों से हमने बात की थी, उन्होंने कहा कि जो यहाँ के अधिकारी हैं वो काफ़ी इग्नोर कर रहे हैं सारे लोगों को। देखिए, कुछ अधिकारियों में कमियां हैं और ऐसा है कि इसके लिए ट्रेनिंग होती नहीं। जो सीओ वीडियो हैं, जैसे गोरियाकोठी के सीओ को आप देख लीजिए, चूँकि वह आपदा के क्षेत्र से आए, वह कोसी के क्षेत्र से आए, तो उनको आपदा का ज्ञान था और उसका एहसास था, तो वह इसमें सफल है। लेकिन आने लोग जो हैं वह सफल नहीं। इसका कारण है कि उनको आपदा की कोई ट्रेनिंग नहीं है, लेकिन वह एक पदाधिकारी के ऊपर, और मैं आपको कहा ना कि हर चीज़ का थोड़ा सा समय लगता है एडजस्ट करने में। इसके लिए हम लोग तैयार नहीं थे और यह आपदा के रूप में आई है। उनके में जो कमियां हैं उसको हम लोग सुधरवा रहे हैं, सुधार लाए हैं, और उम्मीद है कि आप 1-2-4 दिन के बाद आएंगे तो निश्चिंत रूप से लोगों को संतुष्ट पाएंगे। 2 दिन पहले अयोध्या में राम जन्मभूमि के शिलान्यास किया गया, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, यह तो हमारा वादा था, हमारी सरकार ही आई थी कि हम मंदिर वहीं बनाएंगे। लोग पूछते थे विरोधी कि तारीख नहीं बताएंगे तो कब मंदिर बनाएंगे, तो हमने तो तारीख भी बता दी। और संविधान संबद्ध सामाजिक समरसता, धर्मनिरपेक्षता का, सब कुछ का ख्याल करते हुए माध्यम के जो संविधान के कानून के तहत हो सकता था उसके अनुसार हमने यह सुविधा प्रदान की। राम मंदिर बन रहा है, भगवान श्री राम सबके हैं, सब में बसते हैं, और उनके नाम से ही आधी चीज़, आधी विपत्ति ही नहीं, पूरी विपत्ति समाप्त हो जाती है। इसलिए राम जी का मंदिर बनना इस भारतवर्ष के लिए एक इतिहास रचा गया है। प्रधानमंत्री मोदी को इसके लिए लाखों लाख बधाई हम देते हैं, क्षेत्र की जनता के तरफ से, पार्टी के तरफ से, कार्यकर्ताओं की तरफ से। लेकिन कुछ आवाज़ें आई थी कि मंदिर की जगह अस्पताल बनने चाहिए। देखिए, ऐसा तो है ना कि बात सही है, मंदिर की जगह अस्पताल बनने उठाने वाले लोग हैं, लेकिन वही लोग तारीख भी तो पूछ रहे थे। अब इनके पास मुंह दिखाने को नहीं है तो कुछ बहाना तो चाहिए। ऐसे बहाने के पीछे हम परेशान नहीं होते, हम अपने काम पर, हमारे प्रधानमंत्री इस तरह के फालतू बातों पर ध्यान नहीं देते हैं। हम लोगों को भी यह निर्देश उनका है कि इस पर ध्यान नहीं देना, अपना काम करे चलो, और राम भगवान का मंदिर विशाल बनेगा, ऐतिहासिक बनेगा, और भगवान के नाम को हम ऊंचा करेंगे और राम राज्य स्थापित करेंगे। इसी कामना के साथ हम प्रधानमंत्री को यशस्वी होने की भी बधाई देते हैं कि वह आगे बढ़ें और उनके ऐसा प्रधानमंत्री 2500, 3000, 4000 वर्ष तक हमारे देश पर राज करें। ये थे भाजपा नेता देवेश कांत सिंह जी, जिन्होंने बेबाकी तरीके से अपने बात को रखा। साथ ही उन्होंने कहा कि जो बाढ़ पीड़ित लोग हैं इनकी समस्या का समाधान और निराकरण करने का ये हर संभव प्रयास करेंगे। मणिकांत, दर्शन न्यूज़, सिवान।